चलो अब काम करना मुझे समझा दिया सर ने चल तेरा क्या करना अभी तो टाइम नहीं टाइम बचा एग्जाम के बाद तो वीडियो देख रहे हैं और फिलहाल बिल्कुल टाइम नहीं कंप्लीट करा है एग्जाम मेरा भी ऐसा हम आ रहे हैं दो चैप्टर करना पड़ेगा इसका मैं चाहिए और क्वेश्चन आंसर करना पहला खाना मुझे कौन सा फॉरेस्ट क्वेश्चन आंसर करा बहुत सारे सारा हो गया तो मुझे करना नेशनलिज्म इन इंडिया कौन कौन से आ रहे हैं हिस्ट्री में एक आ रहा है बाकी सब लोगों को में एक तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस बता दूं फिर आगे बढ़ जाऊं ओके नाउ कीप क्वाइट नाउ सर ये तो आपने करवा दिया फ्रेडरिक सोल्यू अगर इस पर नोट लिखने को आए तो फ्रेडरिक सोल्यू फ्रेंच आर्टिस्ट in 1848 he made a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republic जबकि अभी टोटल 29% पीपल पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक हुए हैं उनमें से 18% पीपल तो इंडिया के ही अभी भी 70% कंट्रीज जो पीपल हैं वो अनडेमोक्रेटिक है समझ में आया तो इन्होंने 4 चित्र बनाए जिसमें से एक आपके में दिया गया है और इतनी बड़ी वॉल पे बनाए थे चारों चित्र तो फ्रेडरिक सोल्यू हाँ एक वॉल पे एक चित्र तो फ्रेडरिक सोल्यू was a French artist. He was a French artist. Prepared a series of 4 paintings visualizing his dream of democratic and social republic. Democratic and social. ठीक है रिपब्लिक What does it mean by republic? Meaning of republic. So रिपब्लिक का मतलब है सुप्रीम पावर इज हेल्ड इन हैंड्स ऑफ पीपल and their representative they elect their representative so supreme power is public and they elect their representative by voting समझ में आया तो हम एक रिपब्लिक है ना इंडिया में भी तो रिपब्लिक डे है तो हमारे में सुप्रीम पावर कौन है पीपल पावर इज पब्लिक ये चीज होती है अब नेक्स्ट इज अर्नस्ट रेनन कौन थे बिल्कुल सही कह रहे हैं एक इंग्लिश आर्टिस्ट थे जिन्होंने ग्रीक के लिए स्वाधीनता संग्राम लड़ा अर्नस्ट रेनन ये फ्रेंच फिलोसोफर थे इन्होंने बहुत सारे फेमस ऐसे लिखे
जैसे व्हाट इज नेशन की अवधारणा थी, ये अलग थे। तो ही वाज फ्रेंच, ठीक है, फिलोसफर। And written a famous essay what is nation, क्योंकि उसके पहले नेशन उठा ही नहीं, जो टेरिटरी जीत लेता था वही है। नेक्स्ट, he said that nation is culmination of long past endeavor, sacrifice and devotion। जिनकी कॉमन हिस्ट्री हो वही एक नेशन बना सकते हैं। अगर हम सब जगह भारत में घूमने जाएंगे तो हम लोग का एक कॉमन हिस्ट्री कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, इतना सफिशिएंट। इट इज़ ए कल्मिनेशन, एक संचय है, इकट्ठा कर लो एक जगह, संग्रहित कर लो। सो नेशन क्या हो सकता है? नेशन इज कल्मिनेशन, जिसने संघर्ष किया होगा वही नेशन होगा। कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडीवर, वही चीज हमें बांधे रखती है। सो एंडीवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कार्ल कैस्पर फ्रिच। क्या अर्पिता आप मुझे बताएंगे कौन थे? ऐसा एक चित्र भी आपकी बुक में है जिसमें कुछ हंसी मजाक उड़ाया गया है, ऐसा कुछ है क्या? कार्ल कैस्पर फ्रिच, ए जर्मन पेंटर whose subject was the painting of Tree of Liberty in Zweibrücken, जर्मनी। उसमें ये दिखाया गया है कि वो सबको, जर्मनी में एक ऐसा ट्री है कि हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और वहाँ नीचे पिटाई हो रही है किसान। हाँ, तो ही हैज, ये एक जर्मन पेंटर थे, ये दोनों फ्रांस के हैं, और ये जर्मन पेंटर, ठीक है, मेड अ पेंटिंग on subject tree of liberty, tree of liberty, mocking the kind of liberty given by जो ये जर्मन पेंटर थे, mocking the kind of liberty given by नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई, ये नहीं कि जर्मनों की थोड़ी ना हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि नेपोलियन ने एक समय तक 80% यूरोप पर कब्जा कर लिया था, तो उसने सब जगह बोला हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, आज़ादी, और उसके नाम पे वो कर वसूलता था, मिलिट्राइजेशन करता था, क्योंकि उसको अपनी कॉलोनी बनानी थी जगह जगह पर, उसको भी तो कॉटन चाहिए था। तो कार्ल कैस्पर फ्रिच ने फ्रांस का मजाक उड़ाया नेपोलियन, वो तुम्हारे में चिपका कि उसने बोला था नेपोलियन, देखो ये जर्मन का था। अब सुनो कि यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे ये है तो ये इटली हो गया, तो ये फ्रांस है, और ये प्रूशिया है, जर्मनी है कि नहीं, तो प्रूशिया का था। तो इसने क्या किया, नेपोलियन ने बहुत सारी चीजें, इंग्लैंड पे भी कब्जा कर लिया, और इंग्लैंड पे भी कब्जा कर लिया, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया, और यहाँ पर पोलैंड किसका एरिया था, क्या रशिया का था? तो उसने बढ़ाते बढ़ाते इंग्लैंड तक ले गया, इंग्लैंड, प्रूशिया, रशिया की वाटरलू में इसकी हार हुई, और ये पूरा ले लिया एरिया। तो कौन से 4 देश जो वियना की ट्रीटी में शामिल हुए और इससे कंपलसरी हस्ताक्षर करवाए? तो बोलो, रशिया, पोलैंड तो उसके अंदर ही था, और यही वाटरलू में उसकी हार हुई थी, और साथ में ऑस्ट्रिया। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना में 1814 में इसे साइन करवाए, एंड एनेक्स्ड all the state taken by Napoleon Bonaparte, and also compelled him to pay war reparation, and the mighty kingdom were established। और वहाँ पर जो इसके पहले नेपोलियन बोनापार्ट का क्या मिलिट्री रूल था,
वहाँ कंजर्वेटिव वाज एस्टेब्लिश्ड, वहाँ पर भी चार्ल्स टेन की स्थापना कर दी कि राजा बैठेगा। अब तुम लोग ये नहीं, ना डायरेक्टरी भी नहीं बैठेगी ना कन्वेंशन बैठेगा, कौन बैठेगा? राजा, है ना। पहले तो कन्वेंशन बैठा था, तो वो चीज हो गई। तो कल्मिनेशन का मतलब है एक बहुत बड़ा संग्रह, इकट्ठा करते जाओ। उसमें चंद्रशेखर आजाद को भी, भगत सिंह को भी, और साउथ में कोई हुआ सुब्बा राव, उनको भी, ऐसे जो भी है सबको इकट्ठा कर, तो कल्मिनेशन है दैट वास्ट हिस्ट्री जिसको हम सब शेयर करते हैं और उसको पढ़ के खुश होते हैं। सो इट इज ए कल्मिनेशन। तो ट्री ऑफ लिबर्टी मॉकरिंग, ये किसको मॉकरिंग कर रहा है? ठीक है, मॉकरिंग द नेपोलियंस मॉडर्नाइजेशन स्कीम। बोलिए, एंडीवर, प्रयास, और कल्मिनेशन का मतलब संग्रह, मॉकरिंग द मॉडर्नाइजेशन। पर्सिया ये है ईरान। तो जब यहाँ पर तुम देखोगे तो ये बोलो ये क्या, अफ्रीका, और ये बोलो क्या गल्फ कंट्रीज है, और फिर यहीं से इंडिया शुरू हो जाता है कि नहीं। तो ये ईरान है जिसको कहते हैं पर्सिया। क्या तुम इसी को कहते हो फारस की खाड़ी, फारस की गल्फ ऑफ पर्सिया। वहां पर पर्सियन लोग रहते थे, लेकिन मुस्लिमों ने उस पर आक्रमण करके पूरा इस्लामीकरण कर दिया और पूरे पर्शियंस को मार दिया। कुछ फारसी अब भारत में रह रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं फारसी लोग रह रहे हैं। समझ में आ गई बात? और भारत ने उनको शरण दी वहाँ पूरी तरीके से। और इनका जो पर्शियन है, तो इसको कहते हैं जरथुष्ट्र, उसका वो धार्मिक संस्थापक जरथुष्ट्र। तो अभी पर्शिया भी एक रिलीजन है, मालूम है? तो अब ये देखो पारसी लोग, ये सही कह रहे हैं। और यहाँ बहुत जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ क्रिकेट टीम भी बनाई, वो पारसी लोग ही तो थे जिन्होंने, है ना। एक हमारे में भी चैप्टर आने वाला है इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन कल्चर में, तो वहाँ दिखाया जाएगा कि वो लोग पैसा दे करके और इंग्लैंड के खिलाफ वो अपनी टीम बनाई, लड़ते थे और जीतते भी थे। तो उसमें बहुत सारे लोग थे। दिलीप वेंगसरकर का किसी ने नाम सुना हो तो, ऐसे वो उनके जो पिता थे वो उसी में। अब देखो नाउ नेक्स्ट इज, ये समझ में आ गया, मॉकरिंग द मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेपोलियन। आप नेपोलियन लिखना चाहें तो नेपोलियन 2 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो नेपोलियन बोनापार्टे लिख दें। नेक्स्ट इज बोलो, आज सभी अभी लिखा देंगे कि कैसे कैसे उनका यूनिफिकेशन है। अब वो बता दो। अब ये देखो फ्रेडरिच लिस्ट कौन थे और इनका क्या योगदान है, बोलिए। तो फ्रेडरिच लिस्ट, क्योंकि 4 नंबर का यही आएगा कि 4 लोगों पे लिखो, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे जर्मनी में, और ही रोट द एम ऑफ सॉल्वेरिन टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमी इनटू ए नेशन। उन्होंने क्या किया कि जो 39 कन्फेडरेशन थे उनको एक साथ मिलाने के लिए एक प्रयास किया कि अगर इन्हें मिला दिया जाए तो जर्मनी एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में, इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरेगा। तो प्रूशिया ने क्या किया, बोलो? क्या प्रूशिया ने अपने अगल बगल के 39 लोगों को मिलाया, और उन 39 स्टेट्स को क्या कहते हैं, दैट इज कन्फेडरेशन, वही सॉल्वेरिन कहलाता है। और उनमें ट्रेड फ्री कर दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि यहाँ से वहाँ कहीं भी जाओ, कोई आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ये काम किसने किया? क्या ये काम फ्रेडरिच लिस्ट ने किया? और क्या वे एक बहुत बड़े जर्मन इकोनॉमिस्ट थे? तो वे एक अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया कि अगर हम जिनकी कॉमन क्या है बताइए, लैंग्वेज है और कॉमन कल्चर है, वे लोग क्यों ना एक ऐसा साझा व्यापार का एग्रीमेंट करें। तो बिजनेस एग्रीमेंट डील साइन करवा दिया, और फिर बाद में यही क्या हुआ, यही तो जर्मनी के अभ्युदय का कारण बना। और जो इसमें कौन थे, विलियम, जो इसके कौन बने थे जिन्होंने, कैसर विलियम टू, उन्होंने फिर इसको जर्मनी को उसी पे यूनिफाई करने बोले, अब सब मिल ही जाओ। फ्रेडरिक जर्मन इकोनॉमिस्ट
उन्होंने क्या किया? सो रोट द एम of Zolverein, that is confederation of 39 states including प्रूशिया सबसे बड़ा था. Among them free trade agreement was signed. Free trade agreement was signed. तो उसके बारे में उन्होंने एम लिखा था कि इसका क्या ओके. नेपोलियन बोनापार्ट, थ्री नेपोलियन हुए. फर्स्ट इतना फेमस नहीं हुआ है, ये नेपोलियन 2 है, जो कि एक आर्मी में कारपोरल था और बाद में उसका मिलिट्री जनरल डायरेक्टर था. ठीक है. तो अब देखें, ए फ्रेंच एम्परर हु इंट्रोड्यूस्ड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन यूरोप. उसको आज भी यूरोप का ही नहीं, इंडिया के भी मॉडर्नाइजेशन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि इतना बड़ा विजन था. सो अ जर्मन एम्परर, फ्रेंच एम्परर हु इंट्रोड्यूस्ड various administrative reforms. ठीक है. The civil code of 1904 was named as Napoleon Code. The civil code promulgated by him. Promulgated का मतलब लागू किया गया है. By him in 1804 is called Napoleon Code. So he introduced uniform weight and measurement system, जिसमें 1 LA कहीं 78 सेंटीमीटर था LA, और कहीं कहीं पर कुछ और था. LA मापने की इकाई थी, तो कहीं कहीं 78 सेंटीमीटर था, कहीं 76.5 सेंटीमीटर था, कहीं 74 भी था. LA 1 LA मीटर, जैसे भी मीटर होता है ना, तो वैसे वहाँ LA चलता था. तो उसने बोल दिया सब जगह वेक होगा. नेपोलियन ने 80% यूरोप तो जीत ही लिया था. बोला अब जहाँ तक हमारा जीता हुआ एरिया है वहाँ 1 LA 78 सेंटीमीटर ही हो, क्योंकि हर जगह जाओ 39 स्टेट में तो व्यापारियों को फिर से नपवाना पड़ता था कपड़ा, फिर से नपवाते थे और फिर से टैक्स दो. तो पहले उसने कहा कि सब ट्रेड फ्री है, आराम से आओ जाओ, खूब बेचो, कोई पैसा कहीं मत दो, रोको ही मत गाड़ी अपनी, सब जगह से कोई टॉल टैक्स फ्री है, सब गुजरते जाओ और जहाँ बेचना है वहीं रुको सीधे. तो कितनी बड़ी बात है. कस्टम ड्यूटी हटा दी, कस्टम ड्यूटी हटा दी. और 3 टियर जुडिशियल सिस्टम, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. वो पहले था ही नहीं. तुम्हारे जिला में होगा, फिर राज्य में होगा, फिर देश में होगा. ये भी नेपोलियन है. हाँ, नेपोलियन बहुत सारी चीजें लाया. तो इस तरीके से अभी बता रहे हैं. इट इज द कन्फेडरेशन of 39 states. ये जो नीचे ब्रैकेट में लिखा है वो कितना है? हाँ, the confederation of 39 states. पहले चैप्टर का है. What is Zolverein? बस यही है. ठीक है, जिनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था और जिनकी कॉमन करेंसी भी इसने कर दी. तो अब देखिए जरा. सो ही इंट्रोड्यूस्ड
यूनिफॉर्म वेट, और फिर उसी वही जो है पूरे विश्व में आधार बना। अभी भी हम लोग जो है एमकेएस सिस्टम यूज करते थे, पहले एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम, फिर मीटर किलोग्राम सिस्टम, और अब एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो क्या पूरे वर्ल्ड में वही यूनिफॉर्म नहीं हो गया जो यूरोप में इससे शुरू किया था? यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम ही इम्प्रूव्ड and reorganized judicial system को भी उसने किया, सिस्टम इन 3 tiers। और इतना ही नहीं, साथ में उसने दीवानी और फौजदारी के लिए अलग अलग अदालतें लगाई। यानी एक था सिविल कोर्ट और एक था क्रिमिनल कोर्ट, जिनको अपने मकान का उन्हें अपराधियों के पास ना जाना पड़े, पता चला बगल में अपराधी खड़ा है। तो सिविल कोर्ट अलग है और फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट अलग है। समझ में आ गई बात? तो उसने ये भी किया। 3 tiers कौन कौन से बनाए? दैट इज एस सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम court. For monetary cases he has made civil courts, and for criminal cases he has made criminal court. दो अलग है। He further subdivided it into civil court and criminal court in each tier। हर टीयर में। He has modernized education system। उसने ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की कि जिससे लोगों में कौशल हो कि पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट। So he has modernized। हमारे इंडिया में नहीं है ना? अब हो गया है, मतलब हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अभी 1-2 साल से किताबें बदली तो जा रही हैं, सब चीजें बदल रही हैं। तो मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। और यूनिफॉर्म मेजरमेंट के लिए सब लोगों को अपना जो भी किलोग्राम वो था उनके द्वारा सर्टिफाई कराना पड़ता था, जो वहाँ उनका खुद का था कि यही आपका किलोग्राम है, उस पर साइन होता था, जो बांट होगा मोहर होती थी। तो ये सारा नेपोलियन का कोड, ठीक है। Okay, he also established equality before law and right to property। पहले सरकारें जो वो था राज्य, जो भी राजा था वो आपके सारे प्रॉपर्टी को छीन सकता था, लेकिन उसने राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार दिया और राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक है। He also established equality before law and right to property। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है। सर एक वो भी तो किया था कि जो अलग अलग करेंसी थी, 30 करेंसी उसको 2 करेंसी में किया। हाँ ये भी किया है, तो उसके बारे में इसमें लिखा नहीं है, अगर कहीं होगा तो किया तो था 2 करेंसी। उसको बुक में देख लेना, ये सही बता रहे हैं। तो वो करेंसी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने ऐसा किया था 2 करेंसी का। अब देखो ड्यूक मेटरनिक, उसने जो ट्रीटी ऑफ वियना को इसी ने होस्ट किया था ऑस्ट्रिया में। जो 4 देश आए थे ना एलाइड फोर्सेस के, तो ये ऑस्ट्रिया का कौन था? ड्यूक मेटरनिक। तो ऑस्ट्रियन चांसलर था, सलाहकार। चांसलर सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, तो ड्यूक मेटरनिक। सो हु होस्टेड वियना कांग्रेस। सो ही वाज chancellor of Austria
इन ट्रीटी ऑफ वियना, कब साइन की गई थी साक्षी ट्रीटी ऑफ वियना? 1843 इन ट्रीटी ऑफ वियना साइंड बिटवीन, वैसे तीन पार्टियां थी इसमें, एक कंजर्वेटिव पार्टी थी जो चार्ल्सटन था, कंजर्वेटिव रिजाइन फिर से आ गया, एक नेपोलियन था जो हारा था, और चार राष्ट्र थे, तीन लोग थे। तो साइंड बिटवीन, दैट इज एलाइड फोर्सेस, कौन कौन से थे? ऑस्ट्रिया, रशिया, इंग्लैंड और रूसिया। ठीक है, पहले इंग्लैंड था, फिर जब इसमें स्कॉटलैंड मिला तो ब्रिटेन बना, और फिर जब आयरलैंड मिला तो ग्रेट ब्रिटेन बन गया। वो अभी उसी का नाम यूनाइटेड किंगडम है। समझ में आ गई बात? तो यूनाइटेड किंगडम इसको माना जाता है। तो एक तो ये था एलाइड फोर्सेस जिन्होंने किसको हराया था? नेपोलियन, क्योंकि उसने पूरा 80% ही जीत लिया था। एंड नेपोलियन टू, इनके बीच में साइन हुई। तो वो उसने क्या किया था? चांसलर, इन ट्रीटी ऑफ वियना साइंड बिटवीन दिस, ही वाज ए होस्ट कंट्री। तो ऑस्ट्रिया वाज ए होस्ट कंट्री, ठीक है ना? और वो वाज प्रिसाइडेड बाय, उसकी अध्यक्षता किसने की? प्रिसाइडेड अंडर ड्यूक मेटरनिक। और इसका रिमार्क क्या था? बोलो। When France seizes, then Europe faces cold. He once remarked that when France seizes, Europe faces cold. सो क्या क्या की पॉइंट्स थे सौम्या ये ट्रीटी ऑफ वियना के? ठीक है, बोलो। सर वो जो क्या कहते हैं, दोबारा राजाओं को ले आएंगे और नेपोलियन को वहाँ बाहर दूसरे आइलैंड में भेज दिया था। और नेक्स्ट जो कंट्री, ठीक है, तो द पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना वर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ वियना वर, पहला, द किंगडम कैप्चर्ड बाय नेपोलियन वर अनेक्स्ड। एक्स जानते हो, कुल्हाड़ी, उससे काट दो, अनेक्स्ड द किंगडम, ठीक है, द किंगडम्स या रीजन, टेरिटरी कुछ भी लिख देना है ना, कुछ भी, कहीं का किंगडम लिया हुआ, कहीं की टेरिटरी, अदरवाइज सब किंगडम चलता था वहां, तो मोनार्की थी उस समय। सो कैप्चर्ड बाय नेपोलियन वर अनेक्स्ड, उसको एनेक्स कर दिया। और क्या किया? एंड पावरफुल, जो उसके चारों तरफ राजा बैठा लिए, एंड पावरफुल, और वो लोगों ने बांट लिए। वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड फ्रांस, अराउंड, जिससे वो आगे फिर ना बढ़ सके। दूसरा, ए हैवी वार रिपेरेशन वाज टेकन फ्रॉम फ्रांस, मतलब युद्ध क्षति। हैवी, बोलो, यूरोप कैसे बोल रहे हैं? देखो बुक में जो लिखा है, रेस्ट ऑफ बुक से देख के बोल रहे हैं ना, रेस्ट ऑफ ए हैवी वॉर, वो बुक से ही देख के बोलती है, सृष्टि का तो बहुत पर्टिकुलर है। सो ए हैवी वॉर रिपेरेशन वाज इम्पोज्ड ऑन फ्रांस, और मिलिट्री रूल was terminated and conservative regime was established under Charleston. मिलिट्री रूल तो टर्मिनेट कर दिया गया। नेपोलियन was exiled to island of England.
नेपोलियन को कहाँ देश निकाला दे दिया गया, और फिर वहां से वो फिर आ गया था भाग के, 100 दिन शासन किया, फिर बाद में उसको आर्सेनिक दे दिया गया, आर्सेनाइज्ड संख्या 15th ग्रुप का 3rd। सो नेपोलियन was exiled। exile का मतलब देश निकाला दे दिया, ठीक है। तो फिर बेटा आपकी नहीं है, बोलो पापा को एक बार, उनको उनके ख्याल में तो डालो, नहीं तो उन्हें कैसे। हाँ, सो नेपोलियन was exiled to England in one island of England। और फिर क्या होगा, इसके अलावा दैट इज मिलिट्री रूल वाज टर्मिनेटेड। इधर ध्यान दो, मिलिट्री रूल वाज टर्मिनेटेड एंड अगली लाइन बोलो, बता नहीं रही हो। कंजर्वेटिव रिजाइन वाज रीएस्टैब्लिश्ड। सो मिलिट्री रूल वाज टर्मिनेटेड was terminated और कंजर्वेटिव, चूंकि चार्ल्स ने आपकी बुक में नहीं लिखा है तो कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव रिजाइन was established। established हो गया, इतना ही लिख दोगे चलेगा, क्योंकि जो आपकी बुक में वो तो लिख ही सकते हैं। ये समझ, ये 3 पॉइंट लिख लोगे ना। रिपेरेशन युद्ध क्षति, कि तुमने हमारे एरिया को जो बम्बार्ड किया उसका पैसा दो, और हमने जो तुम पे मिसाइल छोड़ी हमारी मिसाइल का तो पैसा दो। नहीं तो तुम लड़ाई न करते तो हमारी मिसाइल बची ना रह जाती। इतना होता है हमारे पे। इसीलिए तो हिटलर पैदा हुआ, फ्रांस में भी उन्होंने किया, जर्मनी में भी ऐसे किया, वहाँ रिपेरेशन सब लोगों ने। फिर इतना बोला कि तुम्हें 90 साल तक देना पड़ेगा। हिटलर ने कहा हम कहीं कुछ नहीं देते, जाओ लेके दिखाओ तुम। जब तुम 90 साल तक किसी पे वहाँ रिपेरेशन थोपोगे, रुक जाइए। हाँ, बर्बन बोर्बो डायनेस्टी वापस आ गई थी तो उसी का ही चार्ज 10 होगा। फिर इसी में था। तो पोलैंड वाज, क्योंकि बहुत सारा इसने जीता था, तो पोलैंड वाज हैंडेड ओवर टू रशिया। इस चीज को लिख लो, पोलैंड वाज हैंडेड ओवर टू रशिया। चलो अब देखिए, ये बताइए कि गुस्सीटी मजीनी कौन था? इटली में जिसने अंडरग्राउंड सही है। सो गिउसेप्पी मजीनी, GIUSEPPI गिउसेप्पी और मजीनी, ये ठीक है। देखो, दैट इज फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरिस्ट, फेमस इटालियन रिवोल्यूशनिस्ट, इटली का था, और उसने इटली का यूनिफिकेशन कराया था। ठीक है, सार्डिनिया पीडमोंट का जो राजा था, तो उसके अंडर में ही तो इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। उसमें गुस्सीपी मजीनी था और गैरीबाल्डी था। ठीक है, और उसका कैमिलो डी काबूर, उसका एक मंत्री भी तो था। उन सब ने मिल करके काम कराया था, 4 लोगों ने। अब जरा देखो, गुस्सीपी मजीनी, सुनिए जरा, इंस्पायर्ड बाय पैट्रियोटिज्म ही बिकेम, तो यहाँ पर क्या होगा, रिवोल्यूशनिस्ट, इंस्पायर्ड, बात ना करो, इंस्पायर्ड बाय पैट्रियोटिज्म। और उस समय कंजर्वेटिव रिजाइन जगह जगह चल रहा था, तो रिवोल्यूशनरी पार्टी पे सब जगह बैन लग गया था। तो इसने छुप छुप के जो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ यूरोप थी उसको ज्वाइन किया।
क्योंकि कंजर्वेटिव नहीं चाहते थे कि कोई रिवोल्यूशनरी उनकी मोनार्की को किसी भी तरीके से पॉइंट आउट करे। तो अब ये जो भी हुआ हो, तो वो पेज नंबर बोलिए, वो सबको पता चले, क्योंकि इस तरीके से लेट देम गेट एक्नॉलेज्ड। हम में से कुछ So, inspired by patriotism, he became a member. He became a member of, अब इसको चेक करते हैं, एग्जाइट वाला पॉइंट हमें पता नहीं था। Member of secret society. Secret society of कार्बोनारी। देखो कार्बोनारी कहाँ पर है ये मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये स्पेन में, मैं एक बार फिर भी देख के बताता हूँ। पहले मैं आपको दिखाया था मैप में, तो वेयर इज कार्बोनारी सिचुएटेड? Where is Carbonari situated? इटली में ही है, इटली में, किंगडम ऑफ नेपल्स। चलिए, इटली में ही है। जो पहले सिसिलियों का साम्राज्य था ना, किंगडम ऑफ सिसिलीज, हाँ, तो इटली का ये था भी। नाउ अब देखिए, सो ये डेला क्रॉइक्स कौन था? क्या था? तो पहले भी नहीं पढ़ा। ये देखो कितना अच्छा है बताने, जिसको मालूम है बता देगा। तुम लोग ऐसे बोले, मुझे वो जो जॉन तुम्हारे लॉरेंट पता है। में दिखाया गया है कि ग्रीक के इंडिपेंडेंस में कैसे वहां पर लोगों पर क्या हुआ कि मैसेकर हुआ। क्या ऐसा चित्र तुम्हारे बुक में है? तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखा देंगे। तो इसमें दिखाया गया ए फ्रेंच रोमांटिक पेंटर who painted a painting the massacre at Chios। ये चेक करो, हाँ सर, याद आ गया, सब याद आ गया। देखो ये देखिए, इन्होंने ये पेंटिंग दिखाई है कि किस तरीके से पेंटिंग पूरी दिमाग में आ गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये डेलो क्रॉइक्स की पेंटिंग है कि कैसे 2000 ग्रीक लोगों को किसने मारा होगा? टर्किश। तो ऑटोमन एम्पायर ने लोगों पर अत्याचार किया। वैसे तो लाखों ग्रीक मारे गए, हाँ, रोमांटिसिज्म का। तो डेलो क्रॉइक्स की ये पेंटिंग है। आपको पेंटिंग दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किसने बनाई। देखो नाम है डेलाक्रिक्स, लेकिन दिया गया डेला क्रोवा। ऐसा ही है हिंदी के बुक में, ऐसे ही जैसे कॉन्स्टेंटिनोपोल है ना, उसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया। सिकंदर बोल सकते हैं, तो ये सब अब जरा देखिए, चलो बात ना करें। अब फ्रेंच रोमांटिक पेंटर who painted the massacre, उन्होंने पेंटिंग की द मैसेकर एट कियोस। तो ये ग्रीक के कंसर्न में है। आप देखें, दैट इज ग्रीक, यूनान। ग्रीक तो जानते हो ना, यूनान को कहते हैं, क्योंकि यूनानी दवाएं जो आजकल यहाँ भारत में भी मिलती हैं वो ग्रीक का ही तो है। बहुत प्राचीन संस्कृति, होम्योपैथी ग्रीक से ही आई है। और सब कुछ पूरा जो रोमानियन है ना, रोमांटिसिज्म या रोमन साम्राज्य का जो सारा कल्चर ग्रीक से आया। तभी तो इंग्लिश पोएट, वो कौन था, रेनन ना, वो इससे इंस्पायर हुआ कि पूरे यूरोप को इसने शिक्षित किया। और जितने लेटर्स हैं सब वो ग्रीक के ही हैं। हम लोग अल्फा बीटा गामा जो पढ़ रहे हैं,
इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि इनको जब निकाल दिया गया तो साइंटिस्ट अपना टेस्ट ट्यूब ले लेके जंगल भागे, बोले वहाँ प्रैक्टिकल करना है। तो इतने ज़्यादा ये डिवोटेड थे, 2000 लोग, बोले मर जाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं छोड़ेंगे। तो उनके लिए हम लोगों ने एक ट्रिब्यूट देने के लिए अपने जितने भी नाम रखे हैं साइंस के, वो सब ग्रीक्स में। नहीं इज्जत करनी चाहिए भागीदार। अब देखो, ये बताओ जोहान गॉटफ्राइड कौन था? हाँ जॉन गॉटफ्राइड। नहीं जोहान गॉटफ्राइड। सुन लें, आपस में बताना, यहाँ नहीं बताना है। सो ही क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर इज डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल दास वोक्स, जिसने 39 कन्फेडरेशन को एक कर दिया। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जो फॉक सॉन्ग्स थे, फॉक स्टोरीज थी, उनको एक संग्रहित किया मोटी बुक में और लोगों में पब्लिश किया और बोला देखो हम 39 कन्फेडरेशन का एक ही कल्चर है, क्यों ना हम एक हो जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जर्मन ये रोमांटिक फिलोसफर थे, जर्मन रोमांटिक फिलोसफर। फिलोसफर थे। तो ही क्लेम्ड, और वहां पर एक ग्रीक में ही वो शहर था पॉम्पियो, जहां के लोग बिना कपड़ों के ही घूमते। तो मतलब उसी से रोमांटिक पिक्चर नाम आया, रोमांटिसिज्म आया कहाँ से? तो वो पॉम्पियो वैसे ही था, शराब में डूबे रहते थे, मतलब सबसे करप्ट हो गए थे और सिर्फ वो एफ्रोडिजियाक की पूजा करते थे। वो काम की देवी, दैट इज द गॉडेस ऑफ सेक्स, ऐसे थे। तो मतलब अगर आप देखोगे ग्रीक की पिक्चरें तो ज्यादातर उनमें ऐसे ही रहेगा कि आप मूर्तियां भी देख लो, इंग्लैंड की मूर्तियां जो पूरा यूरोपियन है उनमें तो यही है ना। अभी उन लोगों ने ये बोला भी है कि ग्रीक्स ने कि इन ये जो गायें घूमते इनको कपड़े पहनाओ, इससे हमारे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कह रहे गाय बकरियों को कपड़े पहना कर So, Greek romantic philosopher who claimed that, देखो सुनो इस बात को, true German culture can be found in folk stories, folk songs, folk dance, और उनका कलेक्शन किया। तो अभी इन सबको हम लिंक करेंगे, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे ना, इटली का यूनिफिकेशन, तो यहाँ पर इन सबको याद रखो तो वहाँ काम आएगा, है कि नहीं? तो ये पात्र है। अभी तो परिचय दिया जा रहा है शुरू में कि ये जितेंद्र ये बना है, रेखा ये, और फिर इसका काम देखना। सो ही क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर इज फाउंड इन फॉक, लोक किंवदंतियां, फॉक स्टोरीज होती कि नहीं, फॉक स्टोरीज, फॉक सॉन्ग, तो इन्होंने कलेक्ट भी किया। ऐसा आपकी बुक में एक अलग से पैराग्राफ मार्जिन में दिया हुआ है। अच्छा बताइए, दास वॉल, एंड इट कैन बी फाउंड इन कॉमन पीपल दास वॉल, इट कैन, और ये किसके पास से संस्कृति है? कैन बी फाउंड, वो मतलब तो पीपल होता है ना, इन कॉमन पीपल, वॉक का मतलब तो पीपल होता है, तो उसी तरीके से दास वॉल, और दास जैसे आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द सी दास। अच्छा, तो इसका वॉक का मतलब पीपल है। चलिए, अब ग्रिम ब्रदर्स ने इनके काम को अंजाम दे दिया। तो आपने इतनी अच्छी बात कही है, तो क्यों ना हम इनको कलेक्ट करें। चलो
Grimm brothers. Okay. Grimm brothers. Jacob and William Grimm are two brothers. जर्मनी के यूनिफिकेशन में इनका भी योगदान है. Jacob and William Grimm are the two brothers born in German city of Hanau. Are two brothers born in German city Hanau. वहाँ इनका जन्म हो गया है. अब इसके बाद दे आर उनका प्रोजेक्ट क्या था? दे कलेक्टेड folk tales and collected folk tales. और इसके अलावा उन्होंने क्या किया? टेल्स एंड साथ में जर्मन लैंग्वेज को इन्होंने पॉपुलराइज कराया. एंड सर मतलब जोहान गॉटफ्राइड ने ये स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने हाँ. वो इम्प्लीमेंट किया. एडवर्टाइज्ड जर्मन लैंग्वेज among people. तो ये काम इनका था. एंड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स किसके लिए? दैट इज रिलीजिंग फ्रॉम फ्रेंच डोमिनियन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. फ्रांस से तो इन्हें अलग होना था. वो यूरोप का वो तो ही तो नेपोलियन ने तो 80% जीत लिया था. तो इनके प्रयासों से ही तो अलग हो पाए वो लोग उससे. टू अपोज फ्रेंच डोमिनियन. देखो फ्रेंच के डोमिनेंस, डोमिनियन वर्ड कहाँ से आया? डोमिनेंस से. फ्रेंच डोमिनियन से अलग करा एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. देखो इतनी चीजें हमने कही हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बातें पूछ रहे. फ्रेडरिक सरियू कौन था? दो बातें बताओ जरा. Series of 4 paintings in which he visualized his utopian world of democracy and republic. बहुत अच्छा बता दिया. तो यूटोपियन का मतलब क्या हुआ? कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, लेकिन उसने वेरी आइडियलिस्टिक कंडीशन विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, यूटोपियन. नाउ अर्नस्ट रेनन कौन था? मुस्कुराहट में ही जवाब. हाँ बोलो. देख लिया मैंने. देख लिया तो कोई बात नहीं, हमने दिखा पलट दिया. चलो अर्नस्ट रेनन बताओ. इसने क्या किया था? ट्री ऑफ वही वाला है क्या? हाँ बोले कुछ. ट्री ऑफ लिबर्टी बताया था वो नेपोलियन जो फ्रांस का था, उसका मजाक उड़ाते हुए उसने. हाँ ठीक है. सो इन्होंने एक लेटर लिखा. बोलो सृष्टि, अर्नस्ट रेनन ने क्या किया? He wrote a famous essay on what is nation, in which he specified the devotion and That is nation is culmination of long past endeavor. long past endeavor, long past endeavor or a devotion, Sacrifice sacrifice and and devotion. सही. बोलो अर्नस्ट रेनन के बारे में दिव्यांगी. He was a French philosopher. He wrote an essay on nation. What is nation? What is nation? And Said that nation is long past endeavor. ठीक है. Culmination of long past endeavor, sacrifice and devotion. उसने बताया कि राष्ट्र क्या है? लोगों का बहुत सालों से किया गया साझा प्रयास, उनका बलिदान और उनकी उसके प्रति डिवोशन, समर्पण की भावना है. ठीक है. नाउ
ये बताइए कार्ल कैस्परफिश के बारे में। रोमिल। Germany painter बोलो आप। a German painter who made a painting in which he showed that tree of liberty more in the modernization of Napoleon. बहुत अच्छी बात कही है। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताइए। अभिषेक। Civil code and criminal code, and 3 layers of code into Supreme Court, Supreme Court, and High Court. और बताओ। And he modernized Europe. He set equal. यूनिफॉर्म हाँ, he set uniform code of रेट एंड मेजरमेंट अच्छा सिस्टम। weight and measurement system और मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन। उसने कितना हुआ ये नहीं बोला। और बोलो। और क्या किया? और उसने like 3 tier system बनाया था वो जिसमें तो कर दिया। और बोलो। और उसने ट्रेड फ्री कर दिया था। ट्रेड फ्री कर दिया था और टोल और कस्टम ड्यूटी हटा दी थी अच्छा हाँ सर मुझे जानना था राइट टू प्रॉपर्टी होते हैं और उसने 2 अलग-अलग कोड बनाए थे, एक सरकार और एक क्रिमिनल कोड। राइट टू प्रॉपर्टी, इंदिरा गांधी ने राइट टू प्रॉपर्टी को एक समय पे हथिया दिया था। बोले बड़े बड़े राजाओं की जो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, ये पूरा जोधपुर एक ही के अंडर में था। बोले ऐसा नहीं चलेगा, चलो सबको बांटो। तो 1-1 रुपए के पट्टे पे बांटी गई थी जमीन। लो 1 रुपया दो, ये जमीन तुम लो। मैंने जो जमीन अभी खरीदी है ना, वो 1 रुपए के पट्टे पर यहाँ के राजा ने दी थी किसी को, फिर उसने उसको दी। तो ऐसा होता है, हैं? नहीं, हमको तो 95 लाख देने पड़े। लेकिन बता रहा हूँ कि उस समय क्या था कि इंदिरा गांधी ने कहा कि संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्या बोला कि देयर इज नो राइट ऑफ नो राइट टू प्रॉपर्टी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, तो सब राजाओं ने बांट दी। समझ में आ गई ना बात? लेकिन अभी फिर से संपत्ति का अधिकार है। अब जितनी जो संपत्ति कमाएगा, पहले बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी तो उनसे ले लिया गया था। अच्छा, अब बताइए कि फ्रेडरिच लिस्ट कौन था? बोलो। So he was a French economist who wrote about the treaty where the Prussia and along with the 39 states signed agreement on याद आ गया Who wrote about how important is Zollverein to unite Germany? उसने ये लिखा कि जॉल्वरीन जो 39 स्टेट का कन्फेडरेशन है, ये कितना महत्वपूर्ण है जर्मन के एकीकरण के लिए। इसके बारे में उसने निबंध लिखा कि यही आगे चल के जर्मन का एकीकरण। ओके, नाउ ड्यूक मेटरनिक के बारे में बोले। So he was the chancellor of Austria, which was the host country in Treaty of Vienna signed between Allied forces and Napoleon Bonaparte. And he said that when France sneezes, the rest of Europe catches. What were the points in Treaty of Vienna? First, the Bourbon dynasty, which is destroyed by Napoleon, is restored. The series of 39 states was set up at the boundaries of France. Mighty states were established across France. Or So what were the points of Treaty of Vienna? बोलिए। The Bourbon dynasty restored and
Tell the point. fallen due to Russia. हाँ. Napoleon Bonaparte gave all money of war to War reparation. war reparation. ठीक है ना? ठीक है. यही बात हो गई. और मोनार्की क्या हुआ? रीस्टेब्लिश हो गई, कंजर्वेटिव, और साथ ही साथ मिलिट्री रूल. Constitution was exiled to island of England. Between which countries Treaty of Vienna was signed and when? Russia, England, Russia and Austria. And when it was signed? 1803. Where it was signed? Austria. Who was presiding this? Duke Metropolitan. Who are the four prime key factors in unification of Italy? Unification of Italy. में किसका किसका योगदान है? बोलो. आप बोलिए. आप बोलिए. Johannesburg tried, Grimm brothers. ये सब जर्मनी का है. इटली के यूनिफिकेशन में चार किसका? हाँ वो ही पता. Ottoman Bismarck, है ना? William Castle. ऑटोमन बिस्मार्क के बोल रही हैं. कहीं कैमिलो डी काबूल होना चाहिए. ये ऑटोमन बिस्मार्क. हाँ, कैमिलो डी काबूल. ऑटोमन बिस्मार्क तो जर्मनी का है. कैमिलो डी काबूल. और राजा कौन था? Emmanuel II. बहुत अच्छा. और Garibaldi इसमें है गुसिपी गैरीबाल्डी. गुसिपी मजीनी, गुसिपी गैरीबाल्डी. हाँ. सारे गुजरते हैं उसमें. Camilo de Cava और Victor Emmanuel राजा. Victor ये है ना? अच्छा, फिर से रिपीट करो यशिका. Victor Emmanuel, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Baldi. गुसिपी गैरीबाल्डी. गैरीबाल्डी. और Victor Emmanuel was the king of which state? Sardinia, Piedmont. ठीक है? Okay. Who were the contributors of unification of Germany? John Constantine, Grimm brothers वो सब कुछ चाहिए और बोलो. और कैसा विलियम टू और ऑटोमन बिस्मार्क. Who were contributed to the who had contributed towards unification of Germany? Grimm brothers. बोलो. ग्रिम ब्रदर्स ने किया. वो सब राइटर्स हैं. मुख्य कौन थे जो मतलब थर्ड आंटी थे? Ottoman Bismarck. और कैसा विलियम? Ottoman Bismark. बहुत ज़्यादा ही कष्ट. John सेंट पॉल चर्च. व्हाई इज फेमस? मीटिंग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ना. सेंट पॉल चर्च. तो वहीं तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी. वहाँ जर्मनिया का इंतजाम किया था. और 835 मेंबर. और उन्होंने क्या बोला था? विलियम फोर्स से कि तुम राजा बन जाओ हमारे अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से. लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया था. बात समझ आ गई? So the 7-year long war. Who fought the 7-year-long war and what were these three wars? प्रूशिया ऑस्ट्रिया नहीं एक था प्रूशियन फ्रांस और एक ऑस्ट्रेलिया फ्रैंको प्रूशियन हाँ, war. फ्रैंको ये जर्मनी ने यूनिफिकेशन के लिए 7 साल लंबा युद्ध किया जिसमें एक फ्रैंको प्रूशियन वार था. ऑस्ट्रियन प्रूशियन वार और एक और जर्मन जर्मनी से जुड़े. प्रूशिया ही तो जर्मनी था. एक और फ्रांस से था ऑस्ट्रिया और फ्रांस का था क्या भाई एक फ्रैंको प्रूशियन था एक ऑस्ट्रियन प्रूशियन था और एक और बोलो. नहीं याद इटली के साथ क्या? अब जरा देखो ग्रीम ब्रदर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है. आगे देखिए. ये बता दो डेला क्रोइक्स कौन. ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे डेला क्रोइक्स के बारे में. He has painted the massacre at Chios. आपको इतना बताना ही नहीं था. इतना ही बोल दे. नहीं. ओके. गुस्सीपी मजीनी के बारे में बताइए आप. He was a socialist who formed Young Italy and Young Europe.
ये बात सही है। और रिवोल्यूशनिस्ट जरूर बोलो, क्रांतिकारी था, मरने मारने में विश्वास रखता था। सोशलिस्ट समाजवादी होता है, वो तलवार नहीं उठाता। नाउ अब कुछ चीजें अपनी तरफ से पूछते हैं। कार्ल वेकर कौन है? कार्ल वेकर वो पेंटिंग कौन सी पेंटिंग? पहले पेज से जो है बोलो, बहुत अच्छा बता दिया। दैट इज द पेंट। देखो इसी तरह से कि देखो सब कुछ यही बता दे रही है, हमें चांस ही नहीं मिल रहा। नहीं मुझे तो पता। हाँ, सही है। द पेंटिंग विच वाज हैंगिंग इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन सेंट पॉल चर्च, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क, सौम्या। ऑटो वन बिस्मार्क वो कैसर विलियम का चीफ था जर्मनी की यूनिफिकेशन में उसने लीड रोल प्ले किया था। हाँ ठीक है, दैट इज यही चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशियन स्टेट और उसने लीड रोल प्ले किया था। जर्मन, हाँ ऑटो वन बिस्मार्क नहीं जिताए थे। और भारत का ऑटो वन बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। विक्टर इमैनुअल कौन था? इमैनुअल टू, बहुत अच्छा। जैसा कि इन्होंने बताया इटली का राजा था सार्डिनिया पीडमोंट। ये देखो ये इटली है और ये क्या है? सार्डिनिया। देख लो अभी सब दिखाएंगे। देखो सार्डिनिया और ये क्या है? पीडमोंट। और ये किंगडम ऑफ सिसिली है। सुनो जरा, सिसिली ये इसके साथ मिलकर अब इटली बनने वाला है। अच्छा ये हिस्सा किसके अंडर में था यूरोप में? ये मैंने पूरा यूरोप बना दिया। तो देख लो ये फ्रांस है, अभी बनाया था कि नहीं? और ये कौन सा है? रूसिया। यहाँ नीदरलैंड है और दूसरे कंट्रीज हैं। अच्छा यहाँ बताओ ये क्या है? ऑस्ट्रिया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे आगे तो इधर पर ये ऑटोमन एम्पायर है। ये सब किसके अंदर में है? ऑटोमन जो खलीफत है, ऑटोमन एम्पायर, जिसे टर्की भी कहते हैं। टर्की, अभी टर्की ये कहने लगे। अच्छा ये बताओ ये जो तीन पार्ट थे, तो जो नॉर्थ इटली किसके अंदर में था? ये सही बता दिए अब इतनी देर। जब उसने बता दिया कि ऑस्ट्रिया के अंडर में था, गुसिपी मजीने ने छुड़वाया। आप कौन होते बीच में बोलने वाले? क्या बोल रहे? नॉर्थ इटली किसके अंडर में था और किसने छुड़वाया? अच्छा ये जो बीच का था रोम, वो पोप के अंदर में था। उसने कहा हमें लड़ना नहीं, हम धार्मिक आदमी ले लो। ये पोप था। और ये किसके अंडर में था? लो बता दिया, ऑटोमन एम्पायर। वो बोल रही है कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था और गैरिबाल्डी ने छुड़वा दिया। 4 लोग हैं। इसका राजा कौन था? सार्डिनिया पीडमोंट का इमैनुअल टू। देखिए इमैनुअल टू ये किंग था। अच्छा इस किंग का मिनिस्टर कौन था? कैमिलो डी कावू। कैमिलो काउंट डी कावू मिनिस्टर कौन था? देखो मिनिस्टर काउंट कैमिलो डी कावू। ये देख लो। तो इसने ये इसका तो मिनिस्टर था, ये बहुत चतुर मंत्री था। ठीक है, इसने प्रैक्टिकली इसका कहीं नाम नहीं कि इसने लड़ाई की, लेकिन सब जगह तो ये था ही ना। तो अच्छा राजनीतिक था। तो इसको छुड़ाने में किसका हाथ है? हाँ तो इसके लिए लिखो गुसेप्पी मजीनी। और इसको गैरिबाल्डी। ये एक लड़ाका था। तो यहाँ इसने कहा कि हम अकेले जाते छुड़वाने, और उसने कहा अकेले जाओगे, सेना ले जाओ। बोला नहीं, वहीं के लोगों को हम जो है पटा लेंगे। और और उसने वही किया, अकेले गया और सबको मिला जुला के लड़वा लिया, फ्री करके ले आया। और फिर बाद में ये विक्टर इमैनुअल को इसने इटली का जूता किसने पहनाया? गैरिबाल्डी। फिट नहीं हो रहा तो जबरदस्ती उसका पाँव टूट गया। दिखाया गया था कि नहीं? वो पैर उसका हॉस्पिटल में रखा हुआ।
अब इतनी बात हो गई। अब बता, अब जरा देखो यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड में 3 चीजें थी, ये बताओ क्या था? स्कॉटलैंड, जिसकी जहां के लोग क्या करते थे, स्कॉट पहनते थे बहुत बड़ी टोपी लगाते थे, ठीक है। और साथ में ये आयरलैंड है। तो ये मुझे बताओ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच कौन सी संधि साइन हुई? दैट इज ट्रीटी ऑफ, ऐसा तो नहीं, वो तो ग्रीक के लिए थी। सर वो ग्रीक के साथ था सर वो। ये बताओ सर ये ट्रीटी ऑफ, देखो अच्छा मैं बताता हूँ। ये है दैट इज इंग्लैंड, ट्रीटी ऑफ इंग्लैंड। और इंग्लैंड नहीं है, दैट इज, चलो मैं बता देता हूँ। कॉन्स्टेंटिनोपल, वो तो उसके था, ग्रीक के लिए था। ओके, इसमें देखो, सर वो गैरीबाल्डी की स्पेलिंग करें। अभी ठीक कर देते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक किया, मुझे जानना है। So, between England and Scotland, which treaty was signed by Elizabeth? Which treaty was signed for unification of Scotland and England? मैं खुद आऊँगी खाना। हाँ मैं भी उसी लेवल पे ऐसा पेट भर के जाएंगे अपना। हाँ सब मुझे वैसे ही नहीं, तेरे पप्पा को मेरे साइड हाँ वो ऐसा Act of Union लिखो। एक्ट ऑफ, सुन लो, इनके बीच जो संधि साइन हुई वो कौन सी हुई? एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ, सर इन पर बुक में नहीं दिया। कोई बात नहीं, तो ये इनके बीच हुई थी एक्ट ऑफ यूनियन, और इनको जबरदस्ती मिला दिया गया। इनको क्या किया गया? दैट इज, और बाद में स्कॉटलैंड इससे अलग होना चाहता था। थोड़ा सा हम देखते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए मैं आज स्कॉटलैंड है तो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड मत लिख देना, गलत है, स्कॉटलैंड है। अच्छा स्टॉक जायसवाल क्लासेस जोधपुर। सर पहला वो सर आप पढ़ना कहीं से भी सिलेक्शन होगा यही से सिलेक्शन होगा यही से। सर आपको पहले सर पहले अरे क्या ये नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। सर ये वाली थी एक मिनट, एक वीडियो एल्बम है इसमें, कौन सा ये वाला? The unification of Greece. This is Sultan of Ottoman Empire who was reigning on Greece, and Greek समझिए एक बात को। हाँ। बिजनेसमैन और दूसरे हायर टैक्सपेयर थे। तो नेशनल असेंबली की बैठक क्या दिखाई जा रही है, जो कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में बुलाई गई। एक रेड कलर की कैप और जैकोबिन्स क्लब नोबिलिटीज और किंग के खिलाफ बनाए गए। कन्वेंशन भी चला गया, डायरेक्टरी भी चली गई, अब मिलिट्री का शासन हो गया। सो दिस नेपोलियन ने मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी और उसने लगभग यूरोप के 80% टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। अंत में वो इजिप्ट तक पहुंच गया। एंड दिस इज द फोटो दैट हाउ ही एनकाउंटर्ड द
statue. कितने So this is the region यूरोप which is in green color. सब जीत It लिया is captured by Napoleon. So Most of the region of Europe was Russian. Other than Russian Empire, it was all captured by Napoleon. And modernization was also done. But on the other side, heavy taxes were levied on common people. This is how Napoleon defeated in Waterloo. So रशियन फोर्सेस से जब ये हार गया, ये बैटल ऑफ वाटरलू बहुत फेमस है, इसमें नेपोलियन की 1814 में पराजय हुई, नेपोलियन डिफीटेड, एंड मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज व्हिच वर वन बाय नेपोलियन वर नाउ, जो राइनलैंड है ये सारे इससे लिए जा रहे हैं। जर्मनी की तो राइन नदी थी, तो वो सब इससे वापस ले लिए गए। अब देखो हैंडेड ओवर टू अलाइड फोर्सेस, जो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रूशिया की थी। प्रूशिया आजकल जर्मनी कहा जाता है। आज नेपोलियन को देश निकाला दे दिया गया। नेपोलियन वाज एक्साइल्ड एंड इट लीडेड टू डेथ। सम आर टेलिंग दैट द नेपोलियन वाज आर्सेनाइज्ड, उसको आर्सेनिक दिया गया, जहर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब लास्ट में आगे चलते हैं। देखो स्टिल इट इज व्हाट इज टेकिंग प्लेस। कौन बात कर रहा है? ये देखो वर्सलीज का पैलेस है, ठीक है? तो वर्सलीज के पैलेस में ही ये Now you can see the interior of कितना palace of सोने का महल है। Versailles. खास में How लुई 16 magnificent it is. हाँ, इसी में जनरल स्टेट की बॉडी ऑफ जनरल स्टेट की मीटिंग बनाई गई थी 79 में। ये देखो कितना सुंदर है इसकी छत। So this is interior of $2000 palace एक of दिन के ठहरने का है। Versailles. This is the scene in which Louis XVI was. थोड़ा आगे फर्स्ट रेवोल्यूशन बास्टील जेल का है, जो 1789 में था। ये और सब सेकंड रेवोल्यूशन जुलाई आगे थोड़ा रेवोल्यूशन लाया जाए थे। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 39 स्टेट्स। अब यहाँ से आगे। जर्मनी, ये उस समय 39 स्टेट्स, यहाँ से। 71 द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैज टेकन प्लेस। जो पहले का प्रूशिया, ध्यान से पढ़िए, जो जो बताया जा रहा है अभी हम पूछेंगे आपसे। जर्मनी में क्या क्या हुआ है तो है, यही पूछेंगे, वही बस यही वाला। जर्मनी बन गया। और उस समय 39 स्टेट्स थे जो एक तरीके से यूनिफॉर्म इकोनॉमी में थे। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 39। इसके चारों तरफ, प्रूशिया के चारों तरफ कितने स्टेट थे? 39 स्टेट थे। प्रूशिया का राजा था कैसर विलियम II, और उसका मिनिस्टर कौन था? ऑटो। अब यहाँ का काबूर वहां मत ले जाओ, ये इसका है ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है? यही दो नाम याद रखने हैं। ग्रीम ब्रदर्स भी वही हैं, और वो ग्रॉट फ्राइड भी वही है। ये ग्रीम ब्रदर्स का चित्र देखिए। अभी देखिए स्टेट्स, उन सबको जर्मनी में किया गया एकीकृत। ग्रीन ब्रदर्स ने इसमें फॉक टेल्स इकट्ठा की और लोगों को जागृत किया कि कैसे राष्ट्रीयता आ सकती है। द कॉमन एथिक्स, द कॉमन कल्चर, पीपल कैन। ये विलियम है, जर्मनी, दैट इज नेशन जर्मनी। कैसर विलियम II वहाँ का किंग था जिस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कैसर विलियम II, द किंग ऑफ प्रूसिया। प्रूसिया ही जर्मनी बना, प्रूसिया का राजा पूरी प्रूसिया जर्मनी का बन नहीं, गया। जर्मनी को एकीकृत करने की, यूनिफाई करने की। बोलो। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इसमें हेड की गई है। ये चर्च सेंट पॉल चर्च है, और जहाँ पर वो जो 835 मेंबर्स की पार्लियामेंट है ना, उस पार्लियामेंट का नाम है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये जगह का नाम भी फ्रैंकफर्ट है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया पार्लियामेंट का? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और वहीं पे चर्च लोकेटेड है, देखो। कोशिश की। दिस इज सेंट पॉल चर्च वेयर द मीटिंग ऑफ जनरल नेशनल असेंबली वाज हेल्ड। सो इस सेंट पॉल चर्च का वो व्यू है जो बर्लिन में प्रेजेंट है। सो नाउ बर्लिन वहाँ की राजधानी थी, जर्मनी की राजधानी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। सेंट पॉल चर्च, जिसमें वहाँ के खाली चर्च है। 831 इलेक्टेड मेंबर्स अभी भी है ऐसा। इकट्ठे हुए और उन्होंने जर्मनी नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। So these were the concept of ग्रीन Green Brothers ग्रीन ब्रदर्स ने who जो क्या क्या किया। contributed a lot towards 33 वॉल्यूम्स education हैं, of ये याद Germany। रखिएगा, पूछा जाता है कि कितने बहुत वॉल्यूम्स उन्होंने इकट्ठा की, बहुत सारे कल्चरल चीजें इकट्ठा की, इस तरह से
जर्मनी को किया. So these were the philosophers who have contributed a lot. This is Frankfurt Parliament. बोलो इसकी चित्र किसने बनाया? ये जो जर्मनियां बीच में इतनी बड़ी दिख रही हैं, एक मैरियानी थी, वो फ्रांस की एलिगरी थी, मैरियानी, सेंट मैरियानी, और ये जो जर्मनिया है ये जर्मन की थी. इसकी चित्र किसने अभी बताया गया आपको? Who has made this painting? कार्ल कास्पर? नहीं, हाँ हाँ. हाँ, चलो यही है. Held in St. Paul Church. अभी पीछे के चित्रों में दिखाया गया कि सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट सिटी में था. वहाँ पर एक जर्मेनिया की बहुत बड़ी तस्वीर लटकाई गई कॉटन में. और अच्छा, मैं आपको मैं बता देता हूँ. ये नाम बहुत जरूरी है, कार्ल वेकर. कार्ल वेकर, चलो वो लिखा देंगे. अब ये देखो, ये कौन है बोलो? ये सही है, यही जो यूनिफिकेशन में इन्होंने सब लड़ाइयाँ लड़ी हैं 7 साल तक और जीता है. तो अब ये बिस्मार्क, इट वाज द मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया. तो जिसने नाइल नदी के किनारे खड़ी जर्मनिया. दिस इज द एलिगरी ऑफ नेशन जर्मेनिया. तो एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है. देखो ये ऑलिव, जैतून की पत्तियां हैं. ऑलिव ट्री शांति का प्रतीक है. वो तलवार पे भी लिपटा है कि हम वैसे तो शांति के प्रतीक हैं पुजारी, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं. दीदी के रूप में. एंड दीज वर द सिंबल यूज्ड टू फ्री जर्मनी. जर्मनी ने फिर प्रूशिया के, कुछ रशिया के और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स को मिलाकर गरीबाल्डी गलती से आया, गरीबाल्डी यूनिफिकेशन किया. गरीबाल्डी तो यहाँ का नहीं है ना इसमें. ये देखो, ये है, दिस इज द एलिगरी. ये कैनवास पेंटिंग बनाई गई जर्मेनिया की, जो फ्रैंकफर्ट चर्च में लटकाई गई. जिस समय वहां पर 831 इलेक्टेड मेंबर्स मीटिंग कर रहे थे, तो ये लटकाई गई. और वहीं ये शपथ ली गई, ओथ ली गई कि हम जर्मनी को, जिनका कॉमन एथिक्स है, एकीकृत करेंगे, यूनिफाई करेंगे. एंड अल्टीमेटली विक्टर इमैनुअल II along with the contribution of Otto I दूसरों पर अत्याचार करता था वहाँ के पार्लियामेंट पर भी. एंड अल्टीमेटली इट इज द डिक्टेशन. जर्मनिया को रोते हुए दिखाया गया है. टाइम ऑफ द जर्मनी वेयर जर्मनिया वाज shown weeping. This is the unification of Germany, the procession, the grand procession which has taken place. इसमें ये नहीं बताया गया कौन कौन से वार हैं. Berlin, Germany is the new building where the French Parliament is nowadays held. तो ये जो बताओ कि कौन सी मीटिंग ली गई सबसे पहले, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली थी, वो मीटिंग कहाँ हुई? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. इट इज फ्रैंकफर्ट सिटी था. Saint Paul Church. Who were the 2 contributors for the unification of Germany? बोलो. कैसर विलियम II. अरे अच्छा, अब ये देखिए कि कौन कौन से 3 वार लड़े गए जर्मन यूनिफिकेशन में. एक दैट इज ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस. फ्रांस है तो फ्रैंको प्रूशियन वार, डेनमार्क प्रूशियन वार, ऑस्ट्रिया प्रूशियन वार. तीनों रिपीट करो. ऑस्ट्रिया प्रूशियन वॉर, डेनमार्क प्रूशियन वॉर, हाँ. और रूस, यानी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से लड़ाई की, फ्रांस से की, और डेनमार्क की गाय सबसे ज्यादा दुधारू होती हैं. वो 3 बाल्टी दूध देती हैं और वो दूध का कटोरा कहा जाता है विश्व का. प्रोटीन होता है क्या? होता होगा. This is the Reichstag Parliament. जर्मनी अब ये Reichstag नहीं पार्लियामेंट भी कहा जाता है. This is New the Parliament. grand building of that. रीचस्टैग उस जगह का नाम है. 1999 में बनकर तैयार. अभी बनी है, थोड़े दिन पहले बहुत इसमें बुलाया गया था हमारे प्रधानमंत्री को भी, उन लोगों के सामने बनी. तो हमारी भी नई पार्लियामेंट बन गई. ये न्यू पार्लियामेंट, French Parliament known as. देख लो, ये This is the place on the name it is said. This is total territory. देखो टोपोग्राफी ऑफ जर्मनी. ये कहाँ से आ गया? नमस्ते. पिक्चर दिखाया गया है. It is nowadays grand building of that. ऐसा भी होता है. सर आप वीडियो चेंज कर दी.
नमस्ते बच्चों, हाउ एकीकृत करने की, यूनिफाई करने की बिस्मार्क, इट वाज द मिनिस्टर, दिस इज द एलिगरी। जर्मनी ने फिर चर्च जिनका कॉमन है दूसरों पर अध्यक्ष बनी, वेयर जर्मनी जिस बर्लिन जर्मनी इज द न्यू बिल्डिंग वेयर द French Parliament is nowadays held. So this is the Reichstag Parliament. Germany Parliament 1919 that money within Europe. इसको देखो, ये जर्मनी की टोपोग्राफी है, किस तरीके का जगह है, कहाँ का राइज है, कहाँ पर वो है। तो दिस इज टोपोग्राफी ऑफ जर्मनी। ये ऊपर की तरफ कहीं पर है, प्रूशिया समझ में आ गया। तो प्रूशिया ऊपर ही है, तो वहां से नीचे लगता हुआ इतना बड़ा कन्फेडरेशन। चलो अब देखो, अब अगला क्या आता है? कंजर्वेटिव और फ्रांस में रहा। फ्रांस में कभी लिबरल्स आए तो कभी कंजर्वेटिव्स आए। नेशन की क्या अवधारणा है? के बारे में बताया कि इट इज कंडेमनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंड लीगल। व्हाट इज द ये आपके में फोटो बनी है। नेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंड लीगल। लोगों ने जो मेहनत की है, संघर्ष किया है, साझा संघर्ष, उसके बाद एक नेशन कंजर्वेटिव था। तो इस तरीके से वहां पर अल्टरनेट शासन होता रहा, लिबरल और कंजर्वेटिव। जरा देखो इस फोटो को, ये यूरोप का है। इसमें पूछा जाएगा आपसे, ये मैप आएगा कि फ्रांस कहाँ सिचुएटेड है, यही चीज पूछी जाती है। और ऑस्ट्रियन, ये हैब्सबर्ग एम्पायर है, तो ये ऑस्ट्रिया है और इसके नीचे छोटा सा सर्बिया है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अधिकार कर लिया था जबरदस्ती, और फिर जब इसके राजा लोग घूमने गए तो वहां के सर्बियाई लोगों ने गोली मार दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये रशिया है। रशिया के पास ये क्या है? पोलैंड। पोलैंड का भी जो है इंडिपेंडेंस आपकी बुक में सिलेबस में है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पोलैंड ने अपनी लैंग्वेज के आधार पर अपनी लैंग्वेज में बाइबल पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो रशिया कह रहा था रशियन लैंग्वेज में पढ़ो। इन्होंने कहा नहीं, हम इसी में पढ़ेंगे। मरते रहे लेकिन अपनी लैंग्वेज में पढ़ते रहे। इससे उनमें नेशनलिज्म का उदय हुआ और अंत में इसको भी, पोलैंड को भी फ्रीडम मिल गई। अब जरा यहाँ देखिए, ये ऑटोमन एम्पायर है और उसके नीचे ये क्या है? बाल्कन स्टेट आप देख रहे हैं। सो ये देखो, ऑटोमन एम्पायर है। तो ऑटोमन एम्पायर में जब लड़ाई होती रही तो ये तो इटली है और ये सार्डिनिया पिटमंट अभी दिखाया था कि नहीं, 3 हिस्से। ये बाल्कन स्टेट है। बाल्कन स्टेट में बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, छोटी छोटी जमीन थी। जब वहाँ खलीफा के लिए लड़ाई हो रही थी ऑटोमन में, वो लोग, उनमें खिलाफत होती है ना कि एक खलीफा बनेगा, तो बाल्कन स्टेट सब लोग छोटे छोटे हैं, मैकाडोनिया और इस तरह से छोटे छोटे कई देश हैं, आपके में नाम लिखे। वो लोग आपस में ही, क्योंकि सब अलग अलग टेरिटरी थे, पहाड़ से अलग थे, अपने आप को खुद ही स्वतंत्र घोषित कर लिया। सो दैट इज द लिबरेशन ऑफ बाल्कन स्टेट। और उस समय दूसरे देश भी, बड़े बड़े देश हथियाने के चक्कर में थे कि हमें बाल्कन स्टेट को ले लें, लेकिन उन्होंने किसी ने लेने नहीं दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाद में वे खुद ही दूसरों पे मिलते चले गए, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आजाद नहीं रहता है। समझ में आ गई? वो कबीले थे। तो बाल्कन स्टेट्स का हम दिखाएंगे, लेकिन आप समझ लो कहाँ पे है। जो अभी ऑटोमन एम्पायर है, ये बहुत बड़ा था ऑटोमन एम्पायर, छोटा रहते रहते अब तुर्की बन गया। ठीक है, तो अब ये देखो, जिसके सैयद अर्दोगान जिसके प्रेसिडेंट। अब जरा देखिए कि ये, और देख लीजिए स्पेन। ये तो स्पेन हो गया, जो हमने कहा था कि जिसके लोग खाने के शौकीन हैं, पिग्स ऑफ वर्ल्ड यही रहते हैं। 3 बार खाना खाते हैं पार्टी में, जाते हैं कैसे है? वाला बटन है ना ऊपर वाला, नीचे वीडियो के ऊपर वाला। अभी हो गया नहीं। अब देखो, ये यूनिफिकेशन है और जनरल कन्फ्लिक्ट। इसके अलावा भी कुछ चीजें देख लें, तो इसमें आप ये देख लीजिए कि ये क्या लिखा है, जर्मन कन्फेडरेशन, जो जर्मनी बना। अब देख लो, जर्मनी यही देख लो, अभी नहीं लिखा गया, ये किसी समय का एक मैप है, उस ईयर का है जिस समय इसको क्या कहा जाता था,
जर्मन कन्फेडरेशन या जॉलवेरीन, दैट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 39 कंट्रीज इंक्लूडिंग प्रूशिया। उसको जॉलवेरीन कहा जाता था, जिसकी अवधारणा किसी ने प्रस्तुत की थी, अभी दिखाया है। तो आप समझ गए, स्पेन समझ गए। और ऊपर क्या है, ऊपर देखना भी जरूरी है, क्योंकि अभी हमने आपको एक्ट ऑफ यूनियन बताया कि नहीं। तो यहाँ देखो, ये जो सबसे ऊपर है ये ग्रेट ब्रिटेन है। तो ग्रेट ब्रिटेन इसमें दिखाया गया होगा, ये इधर ही होगा, रशिया ये तो इसमें इतना क्लियर नहीं, लेकिन ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है। यहाँ पर वो हो गया ना, कट गया। तो ये ब्रिटेन, और क्या है यहाँ पे, स्कॉटलैंड, और अभी वो ठीक कर देंगे, स्कॉटलैंड कर देंगे। फेडरेशन, यूनियन कन्फेडरेशन, ये देखो कौन है कि 39 कंट्रीज का जो एक ग्रुप है जिसे जॉलवरीन कहा जाता है, उसका कन्फेडरेशन। कार्ल वाकर वाज ए जर्नलिस्ट जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। अल्टीमेटली जनरल नेशनल असेंबली, जिसे हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं, उसने विलियम फोर्ड से बोला कि आप हमारे अंडर में शासन करें, लेकिन इसने मना कर दिया। और केसर विलियम वन लास्ट में केसर जर्मनी का किंग बना। ये प्रूशिया का राजा था। ये देखो, और 39 स्टेट लास्ट में जर्मनी का किंग बना, क्योंकि जॉलवेरीन प्रूशिया ने ही जर्मनी को एकीकृत किया था, तो प्रूशिया ही जर्मनी कहलाया। और सारे कंट्रीज ने मिलकर एक कमेमोरेशन, एक यादगार बॉक्स बनाया, वही कमेमोरेशन ऑफ इटली। यूरोप में एक घटना ने दूसरे को प्रभावित किया, और इटली में भी इसी तरीके से राष्ट्रवाद का कौन है हुआ। गुसेपी मजीनी, जिसने बहुत लंबा व्यक्ति था, इटली की अवधारणा प्रस्तुत की। सो गुसेपी मजीनी वाज ए फिलोसोफर एंड रिवोल्यूशनिस्ट। तो इसने इटली की यूनिफिकेशन में लोगों को, मिडिल क्लास पीपल को जागृत किया। बात न करें, ये देखिए इसके हस्ताक्षर। यंग इटली का फाउंडर इसी को कहा जाता है। ये सही यंग इटली की फाउंडेशन, इट इज द फाउंडर ऑफ यंग इटली एंड यंग यूरोप। ऐसा पेपर साइन कर रहा। ये देखो कितना लंबा चल रहा है। एक टॉल पर्सनालिटी मजीनी मार्चिंग फॉरवर्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये गैरी बांडी है, अकेले निकल पड़ा था। गुसेपी गैरी बांडी का साउथ में, नेवी यूनिफिकेशन में मदद की। तो विक्टर इमैनुअल II, जो सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था, विक्टर इमैनुअल II, उसका मंत्री, इन दोनों ने मिलकर इस इटली के यूनिफिकेशन को अंजाम दिया। दिस इज विक्टर इमैनुअल II, सार्डिनिया पीडमोंट का किंग था, एंड ही ओनली यूनिफाइड इटली। इटली उस समय थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर यानी खलीफाओं के अंदर में था, थोड़ा ऑस्ट्रिया के अंदर में था, थोड़ा रोम के अंदर में था। अनीश ने बताया था कि नहीं? यूनिफाई करने की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल ऑस्ट्रिया मिली, एंड विक्टर इमैनुअल II लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का नहीं, इटली का। सो दिस इज द फोटो ऑफ विक्टर इमैनुअल II, जो कि सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था। अब ये देखो, ये कौन है? ये मंत्री, कैमिलो बेंसो काउंट मिनिस्टर। ये क्लेवर पॉलिटिशियन था, और इसने इटली को यूनिफाई करने में मदद की। ये गैरी बांडी एक ट्रेडर था, ये लड़ाका था, और इसने बहुत सारे क्षेत्र लोकल पब्लिक की मदद से जीतकर इटली में यूनिफाई किए। हॉल ऑफ मिडर्स में अल्टीमेटली हॉल ऑफ मिडर्स प्रिंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज फ्रांस में जाके शपथ ले रहा है, इटली का राजा बना, और वर्सलीज में जाके शपथ ले रहा है फ्रांस में। उनके पास अच्छा महल नहीं रहा। यूनिफाई हुआ। ये भी बुक में बना है, प्रोक्लेम्ड एज फर्स्ट किंग ऑफ इटली। तो ये किंग बन गया, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैमिलो डी काबूल बन गया। ये देखो, गैरीबाल्डी वाज जिसने विक्टर इमैनुअल II को
यहाँ शूज पहनाते हुए दिखाया गया है कि कैसे वो बूट फिट कर रहा है। तो गैरिबाल्डी ने जो ऑटोमन एम्पायर के क्षेत्र में रीजन में था अधिकार में, उसको स्वतंत्र कराया। गैरिबाल्डी पैर तोड़ दिया उसने, मुझे पहनना पड़ेगा जूता। अगेन द पिक्चर ऑफ यूनिफिकेशन। ये देखो, हम देख सकते हैं आपकी बुक का फिगर है। दिस इज द इटली। देख लो, ये पहले का इटली है, सार्डिनिया, पीडमोंट। और जरा ऊपर का देखो, वो किसके अंडर में है? यहाँ लिखा है आपकी बुक में, ये ऑस्ट्रिया के, और ये रोमन एम्पायर, दैट इज पोपल किंगडम अंडर, ये किंगडम ऑफ सिसिली, सिसिलियों का साम्राज्य जो कि ऑटोमन के अंडर है। तो इन तीनों को, इन दोनों को ये मिलकर इटली बन गए। ठीक है, अब बाकी डोसा कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये अलग अलग इटली का दिखाया आपको, डोसा कलर देखेंगे। पिंक के अंदर